जितनी बड़ी मंजिलें होंगी उतनी ही ज्यादा तकलीफें होंगी, जितनी ज्यादा तकलीफें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। और कहते हैं ना दोस्तों, तकलीफ से लेकर कामयाबी तक का सफर जो है तय करने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। और आज हमारे बीच में इसी तरीके से एक विद्यार्थी जिन्होंने अपने पूरे जो है गांव का नाम, अपने परिवार का नाम और दोस्तों पूरे देश का नाम रोशन किया है, क्योंकि दोस्तों इनकी ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 आई है एसएससी सीएचएसएल 2024 में। तो आपके बीच में दोस्तों यहां पे स्वागत करता हूं रोहित जी का। Hello guys, we are very happy to say that our textbook candidate who got AIR 1 in SSC CHSL 2024, to whom we are going to felicitate। तो आज हम लोग उनको जो है दोस्तों संबोधित करेंगे कुछ जो है दोस्तों बुकेस के साथ, और उनका जो है दोस्तों हार्दिक अभिनंदन करेंगे, क्योंकि उन्होंने AIR 1 SSC CHSL में लाया है और बड़ी परिश्रम की थी उन्होंने। उनके परिश्रम की पूरी जर्नी को हम लोग आपको दिखाने वाले हैं। अभी हम उनके गाँव जा रहे हैं, चलिए देखते हैं इस जर्नी में वो क्या क्या बताते हैं। तो रोहित जी, आपको अभी कैसा लग रहा है? सर मतलब मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ सर। मतलब सुन के जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया था ना, मैं तो फ्रेंड की शादी में था और उस टाइम मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रिज़ल्ट भेजा। तो पहले तो मैं केवल नाम चेक कर चुका था उसमें अपना। तो उस टाइम मतलब मैं बिल्कुल खुशी से बिल्कुल उछल पड़ा वहीं पर। बहुत ज़्यादा हैप्पी हुआ। नहीं, एक चीज़ होती है जैसे रोहित की, मतलब जब सिलेक्शन होता है तो सब खुश होते हैं, और एक खुशी होती है जब आप ऑल ओवर इंडिया रैंक लेकर आते हो, और उसमें भी आपने ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 लाया है। तो उसके बाद जैसे क्योंकि सिलेक्शन एक अलग होना है, एक AIR 1, क्योंकि एक सिलेक्शन होगी तो आपको खुशी होगी, बट AIR 1 के साथ होगी तो वो क्या खुशी थी आपकी? मतलब वो बहुत ज़्यादा वाली खुशी होती है सर। पहले मैं ये सोच रखा था कि मेरी रैंक तो ज़रूर आएगी, मतलब जिस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन की थी ना और जिस हिसाब से मैंने मेहनत की थी, ये तो पक्का लगता था कि अंडर 100 के इस करीब रैंक ज़रूर आ जाएगी। CHSL कुछ में तो ज़रूर आएगी। और कभी कभी तो लगता था सर कि ज़रूर AIR 1 ही आएगी सर। मैंने तो लिख भी रखा है कई कॉपीज़ वगैरह में, और मतलब फ्रेंड्स भी बोलते थे कि ज़रूर आएगी, इतनी मेहनत कर रहे हो जब, और फाइनली सर आज आ गई। तो मैं आप पूरे टेक्स्ट बुक परिवार के सारे सदस्यों को ये कहना चाहूँगा, जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि देखिए दोस्तों, जो आप ठानते हो ना वो आप कर सकते हो, बट इसके लिए आपको खुद पर विश्वास करना होगा, जो कि रोहित जी ने किया है। हमें जो है दोस्तों इनसे एक प्रेरणा मिलेगी, आपको भी इस चीज़ को, इस प्रेरणा को लेना चाहिए और अपने जो है लाइफ में एक लक्ष्य को बनाकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। तो अभी देखिए रोहित जी, ऐसा आपने बताया कि आपका सिलेक्शन हुआ, आपकी खुशी तो बिल्कुल है क्योंकि आपने मेहनत की हुई है, लेकिन कहते हैं कि जितनी मेहनत एक विद्यार्थी करता है उससे 2 गुनी ज्यादा मेहनत उसके परिवार वाले कर रहे होते हैं, और खासकर माता पिता। तो सर, आपके माता पिता का क्या रिएक्शन था जब आपका सिलेक्शन, उनको पता चला कि आपका सिलेक्शन हुआ है, वो भी AIR 1 के साथ? सर एक्चुअली मैंने जब बताया तो मैं तो घर पर नहीं था, मैंने कॉल पर ही बताया था, और पिताजी बाहर थे। मैंने पापा को कॉल लगाया तो बाहर वहाँ पर साउंड बजा तो पापा को सुनाई नहीं दिया। फिर मैंने बहन को बता दिया था कॉल करके कि मेरी AIR 1 आई है, और फिर इसके बाद पापा घर पे आए, और मम्मी जी भी बाहर गई थी एक जगह, मतलब 13 में थी तो वहाँ पर गई थी, और वो वहाँ से आए। मतलब फिर तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई। मतलब उस दिन मैं दोस्त की शादी में था, तो फिर वहाँ से आया तो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे सभी लोग। तो कहते हैं ना दोस्तों, डूबते हुए चींटी को एक तिनके का सहारा जो है दोस्तों बहुत ही काम आ जाता है। उसी तरीके से एक विद्यार्थी जब प्रिपरेशन कर रहा होता है तो उसके मानो लाइफ में ऐसा लग रहा होता है कि बहुत सारी परेशानी है, बस उसको एक जो है दोस्तों एक तिनके की ज़रूरत होती है, और वो तिनका बनता है एक परिवार, एक दोस्त, और एक जो है दोस्तों आइडल। तो हम इस बीच में जानना चाहेंगे कि रोहित के आइडल कौन है, और जो है इनको मोटिवेशन कहाँ से मिला? सर फर्स्ट पे तो मैं अपनी फैमिली को ही रखना चाहूँगा, क्योंकि अब जितना संघर्ष किया है ना सर, तो भाई खुद में एक मोटिवेशन है। और सेकंड नंबर पर जो मेरे आइडल रहे ना, मतलब शुरू से ही रोहित शर्मा जो क्रिकेटर है ना, बिल्कुल शुरू से ही मेरे आइडल रहे हैं। और जब मतलब वो अभी कैप्टन भी नहीं बने थे ना, तब भी मैं कहता था कि ये वाला प्लेयर एक दिन ऑल टीम इंडिया को सभी फॉर्मेट में कैप्टनसी करेगा, और सर किया है वास्तव में, रियली में। मतलब कुछ तो ऐसा हुआ ना सर, मतलब कई बार कि जो सोचता हूँ ना भाई बिल्कुल रियल हो जाता है। जैसा मैंने रैंक का भी सोच रखा था, तो इसके साथ ही ऐसे ही रोहित शर्मा बड़े आइडल हैं सर। मतलब मैं कई बार, मतलब वो इतना डाउनफॉल हुआ है ना, मतलब लोग
कभी कभी होता है ना कि थोड़ा डाउनफॉल हो जाता तो लोग गालियाँ देने लगते हैं, फिर वहाँ से उठना। और जैसे वो टेस्ट मैच रहा, टेस्ट मैच में पहले वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, और जब उन्होंने फिर से एक बार उनको ओपनर बनने का मौका मिला तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, और मतलब आज भी वो टॉप 10 रैंकिंग में रहते हैं। और ऐसे ही ओडीआई में, और ऐसे ही सर मतलब उनकी जर्नी भी है। तो और मतलब एक बार मैंने उनकी इनिंग्स देखी थी ना, बांग्लादेश के खिलाफ थी सर, मतलब उनका थंब बिल्कुल चोटिल हो गया था, और तब उस रैंक पर मतलब बिल्कुल डाउन आकर, बिल्कुल 10th पोजीशन पर आकर, पहले तो वो हो गए थे, उसके बाद थंब पर पट्टी वगैरह बांध कर आए, और मतलब मैच को बिल्कुल जिता ही दिया था सर। लास्ट में जाकर भले ही हार गई थी, लेकिन वो वाली पारी बिल्कुल मुझे बहुत अच्छे से याद है सर। अभी हम जैसे रोहित से बात कर रहे हैं तो रोहित की जो है एक हम कह सकते हैं जो वो बोलना चाह रहे हैं, उनके उस बोलने में उनका दर्द, एक खुशी भी झलक रही है। आप लोग खुद भी महसूस कर रहे होंगे, थोड़े से घबराए से, थोड़े से एक्साइटेड भी हैं। और कहते हैं ना कि प्रिपरेशन जब आप करो तो बड़ी लगन के साथ करो, जो इन्होंने किया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमें तो पता है कि प्रिपरेशन एक बच्चा जब करता है बहुत मेहनत करता है, आपने किस प्रकार से मेहनत की थी? आप अपनी एक प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताइए कि आपकी दिनचर्या क्या हुआ करती थी। हाँ सर, स्टार्टिंग तो ऐसा हुआ था कि मेरा बीएससी ख़त्म हो चुका था, और अगस्त में 2023 में, उस समय मतलब पहले तो मेरा प्लान था कि मैं प्रोफेसर बनूंगा बट लेकिन मैं वहाँ पर बीएससी में किया तो फिर पता चला कि उसको अच्छा नहीं लगा, मतलब थोड़ा मन में रास नहीं आया। और दूसरा क्या था कि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मतलब वहाँ पर बीएससी करूँ, एमएससी करूँ, उसके बाद पीएचडी करूँ, तब कुछ जाकर हो। इसलिए मैंने इस वाली फील्ड में आने का सोचा, और इसके बाद अगस्त से ही मतलब बीएससी जैसे ही ख़त्म हुई तो यहाँ से मैंने प्राइवेट उसका बीएड का फॉर्म डाल दिया, और उसके साथ मैं अपनी प्रिपरेशन में लग गया। तो लगभग अगस्त से ही मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ 2023 से। और नेक्स्ट ईयर जुलाई में मेरा एग्ज़ाम हुआ था CHSL प्री का। तो लगभग 11 महीने की जर्नी रही प्री तक CHSL के। और इसमें मैंने मतलब यूट्यूब से किया है ना सर, तो आपको कई टीचरों को फॉलो करना पड़ता है। मतलब एक कोई टीचर आपको सब कुछ नहीं दे सकता, और रहता भी है कि मतलब कोई टीचर किसी फील्ड में स्ट्रॉन्ग रहता है और कोई दूसरा। क्या हुआ कि बीच में एक एग्ज़ाम आता है SBI क्लर्क का सर। हाँ, तो मैंने फॉर्म भर दिया। ऐसे ही मैंने सोचा कि दे के देखते हैं, मतलब कुछ पहले तो दिया नहीं था, सो अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं दिए थे, फॉर्म भर दिया। कुछ दोस्त बोलने लगे कि आया है तो फिल कर दो। तो तब 2 मंथ मैंने उसको बिल्कुल इंटेंसली पढ़ाई की उसके लिए, बहुत ज़्यादा। और तब मैंने उस टाइम पे इंग्लिश पढ़ी बहुत अच्छे से, और रीजनिंग पढ़ी, मैथ्स को बहुत अच्छे से पढ़ा। तब तो मैंने कुछ बैंकिंग, उस टाइम पे बैंकिंग वाले टीचर्स को फॉलो किया। तो क्या हुआ ना, उस टाइम पे ये फ़ायदा हुआ कि मेरी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। मतलब आपके इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स वाली जो पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग है। हाँ, जैसे है ना, मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल PYQ बेस्ड होते हैं। इसी तरह जो आपका ऐप है ना, टेक्स्ट बुक, वो PYQ बेस्ड मॉक्स रहते हैं उसमें, और PYQ भी मॉक रहते हैं, और जो न्यू मॉक रहते हैं ना आप लोग देते हो, वो भी सेक्शनल वगैरह, वो सारे PYQ बेस्ड होते हैं। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो मॉक्स लगाने से होता है। जो मैथ थी ना, शुरू से ही स्ट्रॉन्ग रही है, क्योंकि मैंने 10th में इधर ही टॉप किया है ललितपुर से। इसके पास बगल में टीकमगढ़ पड़ता है, तो 12th में उधर टॉप किया था सर। और इसके बाद ग्रेजुएशन में भी सागर का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, तो उधर भी टॉप किया हूँ। और इसके बाद आज इसमें भी ऑल इंडिया रैंक टॉप किया है सर। तो आपकी इस प्रिपरेशन में टेक्स्ट बुक ने किस प्रकार से आपकी हेल्प की है, एक बार आप बताएंगे? बिल्कुल सर। क्या हुआ ना, शुरू में पहले मैं लगभग फरवरी तक जितना मेरा सिलेबस हुआ था, लगभग 50-60% हो चुका था। उस टाइम मैंने मॉक्स तो दिए, लेकिन ऐसा कोई मेरे पास पेड वाला तो नहीं था। फिर मुझे पता चला टेक्स्ट बुक के बारे में कि इसके यूट्यूब से ही सर, कि इसके ज़्यादा वो रहते हैं रिलेवेंट। तो मैं उस पर शिफ्ट हुआ। फिर मैंने 1-2 मतलब पहला वाला रहता है ना, वो फ्री मॉक दिया रहता है, हाँ उसको दिया। तो मुझको बहुत रिलेवेंट लगा, मतलब PYQ ही देखे उसमें ज़्यादा। तो तब मैंने फिर उसी टाइम ऑफ़र चल रहा था 351 में पास प्रो का, उसी टाइम पे मैंने वो परचेज़ किया सर। और फिर तब से मैंने लगभग, मुझे याद है कि लगभग 9th या 10th मार्च को मैंने
पहला मॉक दिया था सर टेक्स्ट बुक पर, जितना मुझे याद है उस हिसाब से बता रहा हूँ। उस एग्ज़ाम में मेरे 163 मार्क्स थे और रैंक भी बहुत अच्छी आई थी उसमें। चलो बढ़िया। हाँ, और मैं कंटिन्यू डेली 1 या 2 मतलब फुल मॉक देता रहा। पहले थोड़े बहुत मतलब मार्क्स नहीं फ्लक्चुएट होते थे सर, मतलब कभी कभी तो ऐसा हुआ कि 130 तक पहुंच गए मार्क्स, किसी में 125 126 ऐसे भी हुए और किसी में 170 तक टच हुए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना, तब इम्प्रूवमेंट होता गया। जो सेक्शन कम मार्क्स रहते थे जिसमें, तो धीरे धीरे मतलब मैं खुद उसमें सुधार करता था। थोड़े बहुत बीच में सेक्शनल मॉक भी देता रहता था, उसमें सेक्शनल मॉक भी 10-10 अवेलेबल रहते थे शायद, हाँ, हर सेक्शन के। तो मतलब जैसा मुझे लगता कि इसमें मार्क्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं ज़्यादा, तो उसको मैं अच्छे से रिवाइज करता था। तो एनालिसिस वाला पोर्शन आपको किस प्रकार से करता था, क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे एनालिसिस भी हाँ सर, प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल। मतलब जो क्वेश्चंस के आंसर दिए रहते, मतलब 1-2 बार तो मतलब थोड़ी बहुत मुझको मिस्टेक लगी, तो मैंने भी क्वेश्चंस पर उस पर वो दिया था, मतलब रिव्यू वगैरह रिव्यू, देते हैं। मतलब रहता है कि हाँ मतलब हाँ इसको चैलेंज टाइप का कर सकते हो, फिर आपको टीम रिप्लाई करती है। तो मैं कम से कम 3-4 बार किया हूँ ऐसा, मतलब क्वेश्चंस को ना, फिर आपकी टीम ने रिप्लाई दिया कि इसको ऐसा ऐसा है। और बहुत अच्छी रही जर्नी सर। और आपकी टेक्स्ट बुक का मतलब जब एक बच्चा तैयारी करता है ना, तो ऐसा होता है कि भाई टीचर्स को फॉलो करता है और पढ़ता भी रहता है बहुत ज़्यादा, लेकिन जब तक वो खुद मॉक्स ना लगाए खुद से और खुद से प्रैक्टिस ना करे, हाँ, तो मतलब उसके नंबर इम्प्रूव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले इम्पोर्टेंट होती है टाइमिंग, और वहाँ पर उस प्रेशर में वहाँ सॉल्व कर रोहित जी, मैं पाना। ये पूछना ला आपसे अभी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, कई बच्चे हमेशा ये जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उस दरमियान ये सोचते हैं कि जब हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, और उनका वो कोर्स कंप्लीट हो नहीं पाता नहीं है। सर, तो आपने उस दौरान क्या किया था जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे? आपने मॉक टेस्ट क्या शुरू से लगाना स्टार्ट किया नहीं था या फिर बिल्कुल नहीं किस सर। तरीके से? मेरा लगभग 50 से 60, मैं बताया हूँ, 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। और आपने हाँ मॉक स्टार्ट कर दिया था? बिल्कुल सर, तो क्योंकि मैं आप सबसे पहले एक चीज़ कह दूं कि अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो आप एंड का मत इंतजार करो कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि अगर बिल्कुल आप सर, एंड का इंतजार करोगे मुझे लगता है कि ये सारे सब्जेक्ट इतने वास्ट है कि जो कभी कंप्लीट नहीं होंगे। बिल्कुल सर। मैं CHSL प्री तक लगभग 150 मॉक्स लगा चुका था। मतलब तो मैं लगभग मार्च अप्रैल मई जून, और लगभग मेरा 4 जुलाई को एग्ज़ाम था। मतलब 4 महीनों में मैं करीब 150 के करीब मॉक्स लगा चुका था, और वो भी मतलब फुल मॉक्स। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं सर मॉक्स। उनको प्रॉपर सिर्फ मॉक्स लगाना नहीं होता, मतलब जो क्वेश्चन स्किप हुए हैं उनको लिखना, उनको एनालाइज करना, और फिर ऐसा रहता है कि आपसे एक बार मिस्टेक हो जाती है, आप अगर उसको लिख लेते हैं और फिर उसको रिवाइज करते हैं तो दूसरी बार उसको मिस्टेक्स होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो अभी एक चीज़ ये परेशानी आती है, जैसे अभी आपने बोल दिया मॉक तो हम लगाते हैं, बहुत से लोग मॉक लगाते हैं, हाँ सर, और उसमें टाइम को लेके बहुत से लोगों को इशू आती है, क्योंकि वो टाइम पे ना कई बार हम इवन जब पहले एनालिसिस, अभी तो एनालिसिस बैन हो गया है, तो हाँ हम जब एनालिसिस क्या करते थे तो बच्चे ये बोलते थे सर मैं सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़ पाया, हाँ, या फिर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो उस टाइम को कैसे मैनेज किया जाए वो एक बार बताएंगे तो आगे आने वाले विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो टाइम की प्रॉब्लम होती है। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं उनको ज़्यादातर इंग्लिश में प्रॉब्लम हो जाती है, और बाकी इंग्लिश वालों को तो मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश वाले सेक्शन में होती होगी प्रॉब्लम। और जीके के वाले में तो आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मैथ्स में और रीजनिंग में। मतलब कुछ बच्चे होते हैं, मतलब रीजनिंग तो फिर भी ऐसा है कि उसको प्रैक्टिस कर लिया जाए अच्छे से, और मतलब उसके PYQ देख ले जाए जब 2-3 साल के, तो वो रीजनिंग का भी हो जाता है लगभग। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है मैथ्स का सर। तो मैथ्स में आपकी जो कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, और जो PYQ का जो मतलब पैटर्न है वो आपके माइंड में बिल्कुल सेट होना चाहिए, कि मतलब जैसे ही आप कोई क्वेश्चन पढ़ें तो उसके आप 3 से 4 बाइट पढ़ें, तो आपको ये मतलब माइंड में अंदाज़ा हो जाए कि आगे क्या लिखा होगा, किस टाइप का क्वेश्चन होगा। तब जब आप PYQ मतलब पढ़ लेते हैं अच्छे से, या फिर उन्हीं को मॉक्स को लगा लेते हैं, और जिससे आपके PYQ का जो पैटर्न होता है वो आपके माइंड में पहले से सेट हो जाता है। तो जब वहाँ क्वेश्चन आते हैं तो पहले से अंदाज़ा होता है,
हो जाता है कि क्वेश्चन देख के कि इस टाइप से स्टार्टिंग है क्वेश्चन की, और बीच में ये दिया होगा और ये पूछा होगा, तो उस हिसाब से बच्चा खुद मेंटली पहले से प्रिपेयर रहता है, और बाय एग्ज़ाम के टाइम बहुत हेल्प करता है कि आपका क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो। और बच्चों को मतलब जो नॉर्मल पढ़ लेते हैं कोर्स कंप्लीट, बच्चों को चाहिए मतलब उनकी स्पीड भी मेंटेन रहे। और जैसे कि अभी आपने बताया था कि हाँ, आपका परिवार एक आपके लिए मोटिवेशन था, क्योंकि बिल्कुल आपके सर। परिवार में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस थे। तो अगर आप बताना चाहें तो कि किस तरीके से आपके पिता ने, आपके माता ने किस तरीके से आपके सपोर्ट में हमेशा रहे हैं। बिल्कुल सर, मतलब फैमिली तो बैकग्राउंड अभी तो थोड़ा ठीक है ना, मतलब 8-10 साल पहले ये कुछ नहीं बना था, केवल यहीं तक जो नीचे वाला सेक्शन है ये इतना ही था। ये मतलब पिताजी ने मेहनत करके फिर अभी बनवा लिया है, थोड़ा मतलब 8-10 ईयर ही हुए हैं। शुरू से तो बहुत बैकग्राउंड बहुत डाउन रहा है, मतलब दादाजी तो हाथ ठेला रहता है ना सर, वो चलाया करते थे, और पिताजी ने भी छोटे से बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेहनत किया, मतलब बहुत सारे काम किए हैं। जैसे शुरू में तो स्कूल भी जाते थे पापा, और मतलब मूंगफली का ठेला भी लगाया करते थे, मतलब खुद का ही। और मतलब थोड़ा बहुत तो जो अनाज की दुकान थी थोड़ी, उस वो वहाँ पर भी काम किया करते थे। और जो पेंटिंग वगैरह होती हैं घर की वो भी किया है। और पहले अभी तो प्रिंटर्स चलते हैं, पहले वो मशीन चलती थी कार्ड छापने वाली, अच्छा। तो वहाँ भी काम करते थे। और फिर ये थोड़ा सा ब्रेड का टोस्ट वगैरह बेचना स्टार्ट किया, पहले बहुत कम, अब थोड़ा अच्छा लेवल पे होने लगा है। पहले तो मतलब साइकिल से जाते थे बेचने के लिए गांव इधर, मतलब 30-40 किलोमीटर दूर तक भी साइकिल से ब्रेड सुबह से ले जा 4-5 बजे से, तो मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है। मैं सभी माता पिता को धन्यवाद करना चाहूँगा जो अपने बच्चों के सपनों में अपने सपने देखते हैं, क्योंकि कहते हैं कि दोस्तों जिस परिवार में मतलब जिन्होंने कभी उस स्तर से चीज़ें नहीं देखी है जो उनके पास उपलब्धता होनी चाहिए, तो हार मान जाते हैं। बट इन बच्चों ने वो करके दिखाया है, अपने माता पिता का जो है एक विश्वास जीता है, और इन माता पिता ने जो है अपने बच्चों में एक अपना खुद का भी सपना देखा है जो आज पूरा हुआ है। तो सभी माता पिताओं को जो है तहे दिल से धन्यवाद, और रोहित के माता पिता को भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। और लास्ट में मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत से बच्चे जो है प्रिपरेशन करने वाले हैं, हाँ, बिल्कुल और सर। आपको फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि आप ऑल इंडिया रैंक 1 हैं SSC CHSL 2024 में। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप उनमें से जो ऐसे आपके रोहित शर्मा जी जो है एक आइडल हैं, तो आप भी कई लोगों के आइडल बनने वाले हो, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि वो किस तरीके से प्रिपरेशन करें, और वो जो एक मनोबल टूट जाता है उसको कैसे बनाए रखें। ऐसा बिल्कुल बीच में होता है कि कई बार होता है ना कि अचानक से कभी कभी कि 1-2 मॉक्स में होता है कि नंबर्स बिल्कुल से डाउन चले जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो उस टाइम मैं तो सर सच बताऊं क्या होता है, मतलब 1-2 बार ऐसा हुआ कि मैं मॉक्स देता था और बीच में मुझे बिल्कुल क्वेश्चन बनते थे, तो 1-2 बार तो मैंने मॉक्स को बीच में छोड़ दिया है, सच बताऊं तो मतलब वो वाले छोड़ देता था। फिर मैं नहीं, तो आप जैसे छोड़ते थे फिर वापस से उसको फिर कंटिन्यूटी लेकिन में लाते बिल्कुल थे, सर, तो वो एक रीज़न क्या होता था जो बिल बच्चे भी उसको फॉलो करें तो हो सकता है वो। बिल्कुल सर, मतलब कभी कभी होता है कि छूट जाता है, तो मतलब ऐसा डाउन फील नहीं करना है। मतलब कभी कभी वो लक थोड़ा ख़राब, या फिर मतलब कभी कभी क्वेश्चन समझ नहीं आते तो हो जाता है, लेकिन उससे ऐसा डाउन फील नहीं करना है। और आपको क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते रहना है, और रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर, और PYQ भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आजकल। मतलब जो SSC का पैटर्न चल रहा है उसके लिए जो PYQ का रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर आजकल बच्चों के लिए, जो भी मतलब फ्यूचर में एग्ज़ाम देने वाले हैं सभी के लिए सर। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोहित जी, मैं आपसे बस एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अगर आपको मैं टेक्स्ट बुक को एक शब्द में डिफाइन करने को बोलूँगा या उसको परिभाषित करने को बोलूँगा, तो आप वो शब्द क्या इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक इक्वल टू SSC। तो चलिए इसी के साथ हम जो है एक छोटे से सेशन को समाप्त करते हैं, और यहाँ पे जो है रोहित जी का तहे दिल से जो है धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े। बिल्कुल और सर, हम चाहेंगे थैंक यू कि इसी सर। तरीके से आप जितने भी कैंडिडेट्स, एस्पिरेंट्स, विद्यार्थी हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसको एक मोटिवेशन की तरह इस सेशन को लेंगे, और अपने लाइफ में जो है जो भी आपने सपने देख रखे हैं उसको पूरा करेंगे। सभी लोगों का जुड़ने के लिए हमारी सेशन पे तहे दिल से धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू सर।